नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं आर्म्स एक्ट 1959 के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है शक्तियाँ और प्रक्रिया यानी कि पावर्स एंड प्रोसीजर, जो कि सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 24B तक दिया गया है। इसके बारे में आगे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं कि आखिर जो पिछले चैप्टर्स थे उनका क्या नाम है। तो पहला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है और इसकी जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। चैप्टर 2 के अंदर हमने देखा कि जो आयुध और गोला बारूद है यानी कि आर्म्स और एम्यूनेशन है, उसको जो है किस तरीके से उसका जो पोजीशन रखा जा सकेगा या उसे जो आयात निर्यात उसका कैसा किया जा सकेगा, उसके लिए क्या चाहिएगा यानी क्या लाइसेंस होगा और उसका मैन्युफैक्चरिंग कौन कर सकेगा, उन सब की चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर 2 के बारे में देखा। फिर चैप्टर 3 हमने देखा, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो लाइसेंस है वो कौन देगा या उसके लिए क्या प्रोसीजर होगी, यानी कि फ़ीस या जो उसका प्रोफॉर्मा होगा वो कहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। तो ये चैप्टर 3 में था। आज हम बात करने वाले हैं पावर्स एंड प्रोसीजर की चैप्टर 4 के अंदर, जिसमें यह बताया गया है कि किसके पास पावर होगी ऐसे लाइसेंस को डिमांड करने की, यानी कि उसे आपसे दिखाने के लिए बोलने की, या ऐसे जो आयुध या गोला बारूद है उन्हें जब्त करने की कब जो है आपके पास जो अधिकारी हैं या जो सरकार है वो कब ऐसा आदेश दे सकेगी, या किसी एरिया को कब वो जो है यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकेगी। तो इन सभी के बारे में आज हम चैप्टर 4 में हम देखने वाले हैं। इसके अंदर जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने आगे बताया है, तो उसे आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 24B तक इसके अंदर प्रोविजंस किए गए हैं। इस चैप्टर का नाम है शक्तियाँ और प्रक्रिया यानी कि पावर्स एंड प्रोसीजर्स। सेक्शन 19 में बोला गया है कि अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति। इसका मतलब यह है कि कब किसी व्यक्ति से जो कि आयुध या गोला बारूद यानी कि आर्म्स और एम्यूनेशंस जो है उसे अपने कब्जे में रख रहा है या उसे लेकर कहीं जा रहा है यानी कि वहन कर रहा है, तब ऐसे व्यक्ति से कब उसका लाइसेंस जो है वह डिमांड किया जा सकेगा, यानी कि उससे बोला जा सकेगा कि वह उसका लाइसेंस दिखाए। तो यह लाइसेंस दिखाना की जो मांग है वो कौन कर सकेगा, उसके बारे में यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है। तो यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई केंद्र सरकार के द्वारा विशेष नियुक्त जो ऑफिसर है या अधिकारी है, वह ऐसे व्यक्ति से जो कि आयुध या जो गोला बारूद है उसे अपने पास रख रहा है यानी कि कब्जे में रख रहा है या उसे लेकर चल रहा है, तो उससे उसका लाइसेंस दिखाने की डिमांड कर सकेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है लाइसेंस दिखाने से इनकार करता है या फिर ऐसा लाइसेंस दिखाने में असफल रहता है और यह प्रूव करने में भी असफल रहता है कि जो आयुध गोला बारूद उसके कब्जे में हैं वह उसे रखने का लीगली यानी कि विधिपूर्ण हकदार है, और जब उससे जो अधिकारी है वह उसका नाम और उसका पता पूछते हैं, तब जो है वह उसका जो नाम और पता है वह मिथ्या बताता है यानी कि झूठ बोलता है, उसका नाम और पता सही नहीं बताता है, तब ऐसी परिस्थिति में यदि अधिकारी को संदेह है तो वह उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा और ऐसे आयुध और गोला बारूद जो उसके पास है उसे अभिग्रहित कर सकेगा। सेक्शन 20 अरेस्ट ऑफ सर्टेन पर्सन्स कन्वेइंग आर्म्स एक्सेट्रा अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। अब जैसा कि सेक्शन 19 में हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति से जो कि गोला बारूद या आयुध जो लेकर चल रहा है या जिसके पास कब्जे में है, वहाँ पर संदेह होने पर उससे जो है पूछताछ की जा सकेगी। लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल प्रोविजंस जोड़ दिए हैं सेक्शन 20 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है पिछली एग्जाम में, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें यह बताया गया है कि कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं और अगर ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो है संदिग्ध परिस्थितियों में जो है इस तरीके का आयुध या गोला बारूद लेकर ट्रेवल कर रहा है या उसके कब्जे में है, तब क्या होगा। तो यहाँ ये बताया गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य लोक सेवक, या फिर इसके साथ ही यहाँ पर स्पेशल जो जोड़ा गया है कि कोई रेलवे कर्मचारी हुआ, कोई जो एरोप्लेन से रिलेटेड जो लोग होते हैं यानी कि उसके अंदर जो उसका क्रू होगा वह, या फिर जो शिप होते हैं उसके अंदर जो उनका क्रू होगा, या जो परिवहन के लिए किसी अन्य साधन में भी अगर वो नियोजित है, तो वहाँ काम करने वाला हर कोई व्यक्ति जो है, अगर उसे लगता है कि उसके सामने या उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो संदिग्ध है या जिसके पास इस तरीके का आयुध या गोला बारूद है जो कि उसके पास नहीं होना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में वह उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा और उसके जो आयुध गोला बारूद है उन्हें अभिग्रहित कर सकेगा। यह यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है। सेक्शन 21 कब्जा विधिपूर्ण न रहने पर आयुध आदि का निक्षेप। अब यहाँ ये बताया गया है कि जब जो लाइसेंस है
अगर वो कैंसिल यानी कि सस्पेंड हो जाता है या रिवोक हो जाता है या फिर उसका जो है टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो उसकी लाइसेंस की जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो ओवर हो जाती है, तब यदि आप गोला बारूद और आयुध जिसके लिए वह था वो अपने कब्जे में रखते हो तो क्या होगा। तो इसमें यह प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसे आयुध यानी कि आर्म्स और गोला बारूद हों यानी कि एम्यूनेशन हो जिनका कब्जा लाइसेंस की अस्तित्व अवधि के अवसान यानी कि जो लिमिटेशन पीरियड था वो ख़त्म हो गया, या निलंबन यानी कि सस्पेंशन, या रिवोक यानी कि संप्रहण के परिणाम स्वरूप, या धारा 4 में, यानी धारा 4 में हमने देखा था कि केंद्र सरकार द्वारा जो अधिसूचना दी जाती है जिसके द्वारा यह बोल दिया जाता है कि जितने भी जो लाइसेंसेज हैं आर्म्स या उससे रिलेटेड उसको सस्पेंड किया जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का भी जो है केंद्र सरकार जो है अधिसूचना द्वारा इस तरीके का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। तब अगर ऐसा कैंसिल कर दिया जाए तब क्या होगा, तो ऐसा कैंसिल होने का अगर उसे जैसे ही पता चलता है तो उसको अविलंब बिना विलंब के जो है उसे अपने निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधिक अधिकारी को जमा करना होगा ऐसे आयुध और जो गोला बारूद उसके पास हैं, या फिर जो उसके आसपास सबसे नज़दीक जो आर्म्स डीलर हैं उसके पास उसे जमा करना होगा। जैसा कि हमने सेक्शन 21 के बारे में बात करी थी, उसके अंदर प्रोविज़न है कि आपको आर्म्स डीलर के पास जमा कर सकते हैं। और जहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य हो वहाँ वह यूनिट जो अस्तगार होते हैं उसमें जमा करेगा। तो यहाँ पर यूनिट अस्तगार से एक नोट लिखा हुआ है कि उसके अंतर ये माना जाएगा कि वह किसी जो भारतीय नौसेना है उसका जो है यूनिट अस्तगार समझा जाए। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि जहाँ की आयुध या गोला बारूद उपधारा 1 जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा के अधीन डिपॉजिट किया जा चुका है, यानी कि उसे डिपॉजिट कर दिया है भारत साधक पुलिस अधिकारी को या फिर जो है आर्म्स डीलर को या फिर यूनिट अस्त्रागार में, तब वहाँ निक्षेपक या उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, यानी कि जिसके द्वारा वह डिपॉजिट किया गया था, अगर उसके द्वारा या तो वह खुद या अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो विधिक प्रतिनिधि है, लीगल हायर है, वह ऐसी कालावधि के अवसान के पूर्व जैसी विहित की जाए किसी समय हकदार होगा। यानी कि जितने टाइम पीरियड के लिए ऐसा जो गोला बारूद या जो हथियार थे या जो आर्म्स थे उन्हें जो जब्त किया गया था, अगर उसकी अवधि पूर्ण हो जाती है या उसके पूर्व जो है अगर उसके जो वहाँ से लेने का हकदार हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में वो उसे वहाँ से ले सकेगा। चाहे जिसने निक्षेप किया था यानी कि जिसने डिपॉजिट किया था जिसके नाम से था वो ले सकेगा, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसका लीगल अधिकारी है वह वहाँ से उसे ले सकेगा, और उसके साथ ही वहाँ से लेने के बाद वो उसको बेच सकता है, उसको कहीं और डिस्पोज कर सकता है, या उसे देने के बाद जो चीज़ भी उसके बाद उसके पास जो उसके पैसे आते हैं उसे वो यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर ये प्रोविज़न किया गया है, लेकिन इसके साथ एक परंतु जोड़ा गया है कि अगर ऐसा आदेश धारा 32 के अधीन दिया जाता है जब्ती का या उसे लाइसेंस को रिवोक करने का, सस्पेंड करने का, तब जो है उसे या तो ना तो उसे मिलेगी यानी कि जिसने निक्षेप की है ना तो उसे मिलेगी, और ना ही उसके लीगल हायर को जो है वो चीज़ वापस दी जाएगी। तो धारा 32 के बारे में हम देख लेते हैं। धारा 32 में बताया गया है कि जो न्यायालय के द्वारा यानी कि जब न्यायालय के अंदर जब प्रकरण चलते हैं और उसके दौरान यदि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाता है और अगर उस दोष सिद्धि के बाद वह न्यायालय जो है उसका लाइसेंस जो रिवोक कर देता है या सस्पेंड कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसे वह चीज़ वापस यहाँ नहीं मिलेगी। यही यहाँ पर परंतु जोड़ा गया है। सबसेक्शन 3 बोलता है कि निक्षिप्त की गई जो आर्म्स या जो अम्यूनेशन है और उपधारा 2 के अधीन उस समय विनिर्दिष्ट कालावधि के अंदर वापस न ली गई, यानी कि जो टाइम पीरियड दिया गया था उसे वापस लेने का, उस दौरान अगर आपने उस चीज़ को वापस नहीं लिया, ना तो आपने लिया ना आपके लीगल हायर ने लिया, तब ऐसी स्थिति में जो है जिला मजिस्ट्रेट उसे जो है सरकार को संपर्क कर देगी, यानी कि सरकार को फॉरफीचर करने के लिए उसे दे देगी। परंतु यहाँ पर भी परंतु यह बताया गया है कि किसी लाइसेंस के निलंबन की दशा में उस चीज़ के बाबत जिसके लिए अनुज्ञप्ति है कोई भी ऐसा संप्रहण निलंबन की कालावधि के दौरान आदेश नहीं किया जाएगा, यानी कि जो सस्पेंशन चल रहा है तब तक उसे नहीं किया जाएगा जब तक कि वो सस्पेंशन ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पर ये प्रोविज़न क्लियरली किया गया है। इसी का सबसेक्शन 4 बोलता है कि उपधारा 3 के अधीन आदेश करने से पूर्व, यानी कि जब जिला मजिस्ट्रेट जो है अगर किसी जो उसके पास जब्त है यानी कि आयुध या गोला बारूद जो उसके पास जब्त है उसका जो है अगर ये आदेश कर रहा है कि सरकार उसे संपर्क कर ले, फॉरफीचर कर ले, तो ये आदेश वह तभी करेगा जब वह उसके लीगल हायर को या अगर वैसा निक्षेपक अगर मतलब जो है जीवित है तो उसे यह सूचना दे दे कि उसका जो गोला बारूद या जो आयुध है जो संपर्क करने का जो आदेश हम दे रहे हैं वो क्यों न किया जाए। तो इसके लिए उसे वक्त दिया जाएगा 30 दिन का, ताकि 30 दिन के अंदर वह जवाब दे सके कि आखिर जो जिला मजिस्ट्रेट जो कह रहे हैं कि अगर
जो उसके पास जो गोला बारूद जो आयुध जो वहाँ पर जब्त किया गया है उसे सरकार को क्यों ना दिया जाए। तो इसके लिए उससे जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। और अगर जो है वो अपना जो उसके बाद जो ऐसी सूचना प्राप्त होती है उसके बाद वो अगर अपना जो है स्टेटमेंट दे देता है, तो अगर उससे जिला मजिस्ट्रेट संतुष्ट हैं या नहीं है, यह डिसाइड करने के बाद जो भी उनको सही लगेगा, जो ठीक उन्हें लगेगा, वैसा जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पर आदेश कर सकेंगे। इसके अंदर एक और चीज़ यह बताई गई है कि अगर सरकार उन चीज़ों को जो उसे संप्रत हो गई है उनको व्ययन के आगम को जो है, यानी कि अगर जैसे कोई चीज़ अगर सरकार के पास यहाँ पर फॉरफीचर कर ली जाती है और सरकार उसे बेच देती है या उसके द्वारा अगर उसके पास कोई पैसा आ जाता है, तब जो है सरकार उसके विधिक प्रतिनिधि को किसी भी समय या तो पूरा या भागता यानी कि पार्टली उसे लौटा सकेगा। उसका जो या तो उसके पास जो उसका पैसा आया है या उसके अलावा कुछ और भी चीज़ उसके बाद आई है तो उसे लौटा सकेगा। सेक्शन 22, जब कभी किसी मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि, यहाँ यह बताया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट यानी कि जो जिला मजिस्ट्रेट है उसे अगर ये यहाँ पर विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास जो है कोई गोला बारूद या आयुध रखा है जो कि उसके पास नहीं होना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में वह क्या कर सकेंगे। तो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंदर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के कब्जे में कोई आयुध या गोला बारूद किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए है अथवा किसी लोक शांति या क्षेम को खतरे में डाले बिना ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं छोड़ा जा सकते, तो मजिस्ट्रेट अपने विश्वास के कारण को अभिलिखित करेगा और उसके पश्चात उस घर या जो परिसर है जहाँ पर वह व्यक्ति है उसकी तलाशी करा सकेगा। अब ये तलाशी के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं कि ऐसी तलाशी जो है वह मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी उपस्थिति में या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त ऑफिसर द्वारा या उसकी उपस्थिति में की जाएगी। सेक्शन 23, आयुध आदि के लिए जलयानों यानों आदि की तलाशी। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो सेक्शन 22 है वह इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं 2 से 3 बार तक हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आए हैं 2-3 स्टेट्स के अंदर। तो इसे आप याद रखिएगा कि कौन अधिकारी इसके अंदर जो है तलाशी ले सकता है और इसके अंदर कौन जब मजिस्ट्रेट कब कर सकता है, यानी कि उसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर करेगा। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सेक्शन 23, आयुध आदि के जलयानों यानों आदि की तलाशी। यहाँ यह बताया गया है, सिंपल सा ये सेक्शन है कि कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस अधिकारी या केंद्रीय अधिकारी जो नियुक्त किया गया है इस निमित्त, वह अगर उसे संदेह है तो वह किसी भी जलयान को या किसी यान को, यानी कि कोई भी अगर कोई व्हीकल है उसकी वह तलाशी कर सकेगा। यदि उसे लगता है कि उसके ऊपर जो आर्म्स या जो एम्यूनेशन है वह सही नहीं है, लीगल नहीं है, तो उसकी तलाशी वहाँ पर कर सकेगा और अगर ऐसा पाया जाता है तो वो उसे जब्त कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। सेक्शन 24, केंद्र सरकार के आदेश पर अभिग्रहण और निरोध, यानी कि सीजर और डिटेंशन। यहाँ भी ये भी एक सिंपल सा सेक्शन है जिसके अंदर यह बताया गया है कि ऊपर जो हमने देखा कि मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या कोई केंद्र सरकार का द्वारा नियुक्त अधिकारी, वहाँ पर वो तीनों कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि अगर केंद्र सरकार आदेश कर दे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, मतलब केंद्र सरकार अगर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए भी आदेश कर सकती है, किसी ग्रुप के लिए आदेश कर सकती है या ऑल ओवर इंडिया के लिए भी यहाँ पर आदेश कर सकती है, तब ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पर जो एम्यूनेशन और जो आर्म्स हैं उसे सीज किया जा सकेगा, उसे डिटेन किया जा सकेगा, यानी कि निरोध किया जा सकेगा। सेक्शन 24A, यह भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो सेक्शन 24A है और जो सेक्शन 24B है जो इसके आगे आने वाली है, वो दोनों ही कुछ हद तक सेम ही हैं। तो इसे अगर हम एक पढ़ लेते हैं तो दूसरा भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, सिर्फ स्लाइटली उसके अंदर चेंजेस है जो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। सेक्शन 24A बोलता है कि प्रोहिबिशन एज टू पोजेशन ऑफ नोटिफाइड आर्म्स इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। इसका मतलब यह है कि ऐसे हथियार या ऐसे जो आयुध और गोला बारूद है जिनका कब्जा, यानी कि जिनको अपने कब्जे में रखने के लिए प्रतिषेध किया गया है अधिसूचना द्वारा। अभी अधिसूचना से मतलब है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। तब ऐसी स्थिति में जहां केंद्र सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र में लोक शांति और प्रशांति का व्यापक विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस हो या आसन्न संकट हो, तथा ऐसे क्षेत्रों में उन अपराधों के निवारण के लिए आयुध का उपयोग किया जाता है, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यानी कि उसको बैन करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र की सीमाएं निर्दिष्ट कर देगा। यानी कि जितना एरिया उन्हें लग रहा है कि ऐसे इतने एरिया के अंदर जो है कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं,
या फिर जो है वो डिस्टर्ब एरिया जो है उसे घोषित वहाँ पर कर दिया जाएगा। उसकी सीमाएं निश्चित कर दी जाएंगी कि इतना जो सीमा है, इतना जो एरिया है, उसके अंदर जो है स्पेशल प्रोविजंस बना दिए गए हैं। इसका मतलब यह रहेगा कि कोई भी अपने कब्जे में इस धारा के अंतर्गत जो है आयुध या गोला बारूद जो है नहीं रखेगा, ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद। अब इसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अधिसूचना जारी होगी, तो इसमें जो बी पॉइंट लिखा हुआ है कि राजपत्र में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही जो है ये समझा जाएगा कि वह विधिपूर्ण नहीं रह गया है, यानी कि जो गोला बारूद और आयुध है वो विधिपूर्ण नहीं रह गया है। लेकिन इसमें एक पॉइंट लिखा है कि नॉट अर्लियर देन 4th डे। तो इसका मतलब यह है कि जो अधिसूचना जारी की जाएगी उसके 4 दिन के पहले यह नहीं विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। यानी कि आपको वो 4 दिन का समय दिया गया है इसके अंदर कि 4 दिन पहले आपको ऐसी अधिसूचना जारी होने के 4 दिन तक आपके पास ये समय है कि जो भी गोला बारूद या आयुध आपके पास है, आपके कब्जे में है, उसे आपको आपके निकटतम जो पुलिस थाने के भारतीय अधिकारी है या तो उन्हें, या फिर जो आर्म्स डीलर हैं उन्हें, और अगर आप किसी सशस्त्र जो बल है उनके सदस्य हैं तो आपको अपने यूनिट शस्त्रागार है उसके अंदर जो है उसे निक्षेपित करना होगा, यानी कि डिपॉजिट करना होगा। तो ये जो 4 दिन है वो इसीलिए यहाँ पर बताए गए हैं। तो अगर ये 4 दिन समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद यदि आपके पास जो है ये विधि जो आपके पास आयुध या गोला बारूद जो मिलता है उसे विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि अधिसूचना जारी होने के बाद आपको 4 दिन का समय यहाँ दिया गया था। तो उसी के साथ केंद्र सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे ऑफिसर या अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकृत कर सकेगी कि वह किसी भी व्यक्ति की, परिसर की अथवा उसमें के या उसमें से जाने वाले पशु, यान, जलयान या अन्य वाहन की तलाशी ले सकेगा और ऐसी तलाशी में जब्त आयुध को अभिग्रहण या निरुद्ध कर सकेगा। तो यहाँ यही बताया गया है कि जब ऐसी जो है अधिसूचना जारी हो गई, 4 दिन का समय जो है ख़त्म हो चुका है, उसके बाद यदि उस एरिया के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो व्हीकल वहाँ से गुजर रहा है या कोई ट्रांसपोर्ट के साधन अगर कोई और गुजर रहे हैं, उस परिसर में खड़े हैं, तो उसका अगर संदेह लगता है किसी अधिकारी को या किसी ऑफिसर को जो वहाँ मौजूद है इस निमित्त, तो वह उसकी तलाशी ले सकेगा और अगर ऐसी तलाशी में अगर उसे कुछ वहाँ मिलता है गोला बारूद या आयुध, तो वो उसे जब्त कर सकेगा। सेकंड जो इसका सबसेक्शन है उसमें बोला गया है कि उपधारा 1 में जारी अधिसूचना की अवधि पहली बार में 90 दिनों से अधिक नहीं होगी। यानी कि जो अधिसूचना जारी की जाएगी 24A के अंदर कि जितने भी वो जो डिस्टर्ब्ड एरिया है उसके अंदर जो है कोई भी जो है अपने पास आयुध या गोला बारूद जो है कब्जे में नहीं रखेगा। तो जो वो अधिसूचना है वह एक बार में जब जारी की जाएगी तो 90 दिन से अधिक उसका टाइम पीरियड नहीं होगा। लेकिन जो है केंद्र सरकार ऐसे टाइम पीरियड को बढ़ा सकेगी जो कि एक बार में 90 दिन से अधिक नहीं बढ़ाएगी। तो यहाँ भी वही प्रोविज़न है कि 90 दिन से वो कम बढ़ा सकती है, लेकिन 90 दिन से अधिक एक बार में नहीं बढ़ाएगी, फिर चाहे वो कितनी भी बार यहाँ पर बढ़ा सकती है। तो ये था 24A। इसी के साथ सेक्शन 24B के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्रोहिबिशन एज टू कैरिंग ऑफ नोटिफाइड आर्म्स इन और थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। इसका मतलब है कि आपको जो है जो अधिसूचना में जो प्रतिषेध किया गया है जिन आयुध और गोला बारूदों का, उसे लेकर चलना, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर जो है ना तो आप उसे लेकर चल सकते हैं, ना उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अपने पास रख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ प्रोविज़न किया गया है। जैसा कि सेक्शन 24A में हमने देखा कि पोजीशन में नहीं होना चाहिए, यानी कि कब्जे में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बताया गया है कि ऐसे डिस्टर्ब्ड एरियाज़ के अंदर भी अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्र हैं तो वहाँ आप ऐसे गोला बारूद या आयुध लेकर न तो चल सकते हैं और न ही उसे अपने पोजीशन में रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि केंद्र सरकार को अगर ऐसा लगता है या ऐसा आसन संकट होता है तो वह अपनी अधिसूचना यहाँ पर राजपत्र में जारी कर देगा ऐसे पर्टिकुलर एरिया के लिए, यानी कि उसकी सीमाएं निर्दिष्ट कर देगा कि यह जो एरिया है इसके अंदर जो है आप किसी भी प्रकार का आयुध या गोला बारूद, चाहे आपके पास उसका लाइसेंस ही क्यों ना हो, आप उसको लेकर वहाँ पर नहीं चल सकते, यानी कि प्रवहन नहीं कर सकते। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा जो चेंजेस है वो यह है कि जैसा कि हमने पिछले जो 24A के अंदर हमने देखा है कि 4 दिन रहता है अधिसूचना जारी होने के बाद, लेकिन यहाँ पर अधिसूचना जारी होने के बाद 2 दिन आपको मिलेंगे कि अगर आपके पास जो है जो आयुध या गोला बारूद अगर आपके पास है तो उसे आप जमा करा दें, या फिर जो मतलब आपके अधीनस्थ जो निकटस्थ आपके पुलिस थाने के जो भारतीय अधिकारी हैं उनके पास जमा करा दें, या फिर आपके आर्म्स डीलर के पास जमा करा दें। तो ये जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए दिया गया है। 2 दिन के बाद अगर किसी के पास वो मिलता है तो वह विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा, यहाँ प्रोविज़न किया गया है। जैसा कि लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति आयुध को कब्जे में नहीं रखेगा, सार्वजनिक स्थान में से होकर या उसमें से नहीं चलेगा आयुध को लेकर।
इसका जो सी पॉइंट है वो बताता है कि केंद्र सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे ऑफिसर, यानी कि जो केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का जो ऑफिसर है उसे जैसे इस अधिनियम के अंतर्गत जो है प्राधिकृत किया गया है, वह यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिसर की या ऐसे परिसर में मौजूद जो वाहन या जो व्हीकल्स है उनकी जो है तलाशी ले सकेगा, और ऐसी तलाशी में अगर उसे कुछ आयुध या गोला बारूद मिलता है तो उसे जब्त कर सकेगा और उसे निरुद्ध कर सकेगा। सेकंड जो पॉइंट है सबसेक्शन सेकंड, उसमें सेम टू सेम जैसा 24A में हमने देखा था कि केंद्र सरकार जो अधिसूचना जारी करेगी वह एक बार में 90 दिन से अधिक की नहीं होगी, लेकिन जो है केंद्र सरकार यहाँ पर उसे 90 दिन के लिए फिर से बढ़ा सकेगा, और उसे जो यहाँ पर है 1 से 2 या मतलब ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि 1 या 2 बार बढ़ा सकेगा, वह जितनी बार चाहे यहाँ पर ऐसी अवधि को बढ़ा सकता है। तो यह था दोस्तों चैप्टर 4, जिसके अंदर हमने देखा कि इसका जो पावर्स और प्रक्रिया क्या रहेगी और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में एक बार और आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सेक्शन 20, 22 और 24A ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ तक आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।